अपने रेशियो एनालिसिस में आज का रिवीजन के टॉपिक में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फर्स्ट थिंग ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? फॉर्मूला इज अगेन सेम जैसे आरओई में था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। एंड दिस अ प्योर रेशियो। दिस आंसर किस में आएगा? सॉरी, नॉट प्योर रेशियो, टाइम्स में आएगा आंसर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट उतना टाइम्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग आरओआई वाले फॉर्मूला में निकालना सीख ही लिए थे। लेट अस टेक एन स्मॉल इलस्ट्रेशन वेरी क्विकली। एक क्वेश्चन लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक काम करो उसको आफ्टर कर दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स कर दो, 1,20,000। टैक्स का रेट इज 50%, 15% डिबेंचर्स, हाँ 15% डिबेंचर्स 1,00,000, 12% 12% मॉर्गेज लोन 12% mortgage loan 1,00,000. Calculate interest coverage ratio. Calculate the interest mortgage loan 1,00,000. Mortgage loan का अमाउंट भी 1,00,000 है. Calculate the interest coverage ratio. तो पहले अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो साफ समझ में आ रहा है कि जब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 1,20,000 है और टैक्स का रेट 50% है, तो अगेन दैट सेम केस 2,40,000 हो जाएगा ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 अगर है और टैक्स रेट 50% है, तो ऐड बैक जब टैक्स करोगे तो 1,20,000 अगर 50% है तो अनदर 50 कितना होगा? 1,20 या इंटू 100 करते तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता 2,40,000। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड बैक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट साफ समझ में आ रहा है, डिबेंचर्स के ऊपर कितना है? 15,000, मॉर्गेज लोन के ऊपर में 12,000, 27,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 2,67,000। फॉर्मूला में पुट करोगे 2,67,000 डिवाइडेड बाई 27,000 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, 2,67,000 डिवाइडेड बाई 27,000 कितना टाइम्स आ रहा है? 9.89 हो जाएगा ना वो, 9.89 टाइम्स। नाउ द पॉइंट इज, कभी कभी ना रेशियोज में कमेंट्स करने बोलता है, ठीक है? तो जैसे करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड 2:1, क्विक रेशियो का 1:1, डेट इक्विटी रेशियो का 2:1 जैसे है, वैसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का वैसे कोई स्टैंडर्ड होता नहीं है, बट स्टिल एक्सेप्टेबल है 6 टाइम्स या 7 टाइम्स। मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो क्या करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है, कितना गुना प्रॉफिट है। तो यूजुअली एक्सेप्टेबल है कि जितना इंटरेस्ट बर्डन है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसका 6-7 गुना तुम्हारे पास में होना चाहिए, फॉर योर सेफ्टी, कंपनी का सेफ्टी के लिए, दैट कंपनी आराम से इंटरेस्ट पे कर सकेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड यूजुअली बी 6 to 7 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट। उससे कम होना खतरा है, उससे ज़्यादा है तो अच्छा है। तो अपने यहाँ पे जैसे क्या है 9.89 टाइम्स, तो अच्छा है, ठीक है? तो लिख लो एक नीचे थोड़ा सा, नॉर्मली द एक्सेप्टेबल normally the acceptable interest coverage ratio is
6 or 7 times, whereas the actual ratio for this company is 9.89 times. Thus, comma, it shows that the company will not face any difficulties in the payment of interest. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. वेल, अपना नेक्स्ट एक रिवीजन के लिए डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आई होप यू ऑल रिमेंबर क्या होता है, बता. लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स. लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स. लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या होता है? डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, मॉर्गेज लोन, ये सब, राइट. डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन्स, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, ये सब. शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब जानते ही हो सभी कोई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ लॉस है तो माइनस भी होगा. क्लियर. डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल मतलब स्टैंडर्ड इज व्हाट, 2:1. मतलब जितना आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, लोन उसका डबल, उससे बेसी नहीं होना चाहिए. जितना शेयरलेस फंड्स क्या है, खुद का पैसा, एंड लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ द शेयरलेस फंड्स. उससे ज़्यादा अगर है तो खराब है, उससे ज़्यादा अगर है तो रिस्की सिचुएशन है कंपनी के लिए, उससे कम अगर है तो कंपनी सेफ साइड में है. बोलने का मतलब ये होता है. क्लियर. नहीं, डेट इक्विटी रेशियो. अपने फर्दर सम्स करेंगे, उसके पहले एक और फॉर्मूला कर लेते हैं ताकि साथ में सम्स करेंगे. वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो. द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो इज shareholders funds divided by total assets. Very good. Divided by total assets. और कुछ है? into 100 परसेंटेज में. shareholders funds by total assets into 100. ये कौन सा रेशियो टाइम्स में है, कौन सा रेशियो परसेंटेज में, कौन सा प्योर रेशियो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. प्रोप्राइटरी रेशियो इज इन परसेंटेज, इज शेयरहोल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स इनटू 100. आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की तो ज़रूरत नहीं, शेयरहोल्डर्स फंड्स का मतलब मालूम ही है, टोटल एसेट्स भी मालूम है, इनटू 100. नाउ लेट अस टेक डाउन वन क्वेश्चन. एक इलस्ट्रेशन लिखो फटाफट. शेयर कैपिटल 1 लाख, reserves and surplus, share capital 1 lakh, reserves and surplus 1,50,000,
करंट लायबिलिटीज 4 लाख, करंट एसेट्स 5,50,000, फिक्स एसेट्स 7 लाख, %10 लोन 4 लाख, 12% डिबेंचर्स 2 लाख, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स was rupees 96,000. Net profit for the year after interest and tax was 96,000. Rate of income tax 50%. Calculate debt equity ratio, proprietary ratio and interest coverage ratio. Debt equity ratio, proprietary ratio and interest coverage ratio. पहले खुद कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, टाइम कैलकुलेटेड। तो डेट इक्विटी रेशियो कितना है अपना 2.4:1, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स 6 लाख है, 4 लाख और 2 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड्स अपना 2,50,000। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो में अपना शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है 2,50,000 और डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स है 12.5 लाख, क्योंकि 7 लाख और 5,50,000, 12.5 लाख इंटू 100 कितना परसेंटेज आ रहा है 20%। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स। तो ऑब्वियसली इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, क्लियर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स अगर किसी का नहीं आया है तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ था 96,000, उसमें आप टैक्स ऐड बैक करेगा 96,000 और इंटरेस्ट कितना ऐड बैक करेगा, इंटरेस्ट 40,000 और 24,000, 64,000 ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना आ रहा है आपका 2,56,000। तो 256 बाई इंटरेस्ट 4 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी is 1:2. Which of the following will increase, decrease or not change it? Number 1, repayment of long-term borrowings of rupees 40,000, long-term borrowings of rupees 40,000. Number 2, आप लोग याद होगा ना, ऐसा वाले में बताया हुआ था हमेशा क्या करना चाहिए, वैल्यू लेके चलना चाहिए। 1:2 है तो 1 लाख 2 लाख ले लिए, कुछ भी वैल्यूज लेके चलना चाहिए एंड देन पुट करके देखना चाहिए हमेशा, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। नंबर 2, परचेज ऑफ फिक्स एसेट for rupees 50,000, purchase of a fixed asset for rupees 50,000 on long-term deferred payment basis on long-term deferred payment basis
हायर परचेज मतलब लॉन्ग टर्म डिफर्ड, हाँ EMI बोल सकते हो उसको, हायर परचेज बेसिस बोला था अकाउंट्स में। तो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब ही है तुम्हारा डेट्स बढ़ जाएगा, तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका पेमेंट तुमको ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स of rupees 75,000, declaration of final dividend, next है declaration of final dividend amounting to 20,000, next payment 20,000, declaration final dividend amounting to rupees 20,000, next payment of final dividend already declared next purchase of goods on credit, next issue of bonus shares, issue of bonus shares। पहले आप लोग खुद ट्राई करो, आंसर्स निकालो, फिर उसको लॉजिक के साथ हम दिखा देंगे, चेक कर लेंगे अपने, फिर लिखा देंगे। पहले खुद निकालो। वेल सबसे पहले वाले में रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ 40,000 क्या होगा? रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड्स ऑफ 40,000 का जब रीपेमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर 1:2 है, 1 लाख और 2 लाख अगर है, एंड अगर आप 40,000 का रीपेमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेट्स ऊपर से 40,000 कम हो जाएगा, बट नीचे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 60,000 बाई 2 लाख, हाँ या ना? तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 0.3:1। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, परचेज ऑफ फिक्स एसेट जब खरीद रहे हैं आप ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, अगर ये नहीं रहता लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे खरीद रहे हैं तो ऊपर आपका 1 लाख प्लस 50 या 1.5 लाख हो जाएगा, हाँ या ना? और नीचे तो आपका 2 लाख ही रहेगा, तुम्हारा रेशियो क्या हो जाएगा? सर पहले 1 लाख था, 50,000 का लिए या 30,000 का लिए फिक्स एसेट्स? 50,000 का लिए सर, तो 1,50,000 बाई 2 लाख, तो 0.75:1, हाँ या ना? तो क्या हो जा रहा है अपना, या फिर इसको 1.5:2, तो इंक्रीज हो जा रहा है, हाँ या ना? इंक्रीज हो जा रहा है। क्योंकि 1 लाख आपने 50,000 का फिक्स एसेट खरीदो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, तो 50,000 आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे करना है, तो डेट तो 50,000 से बढ़ गया ना हमारा। अब इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करेंगे तो बात अलग है, बट आपका फिक्स एसेट्स 50,000 बढ़ा, लॉन्ग टर्म डेट से तो 50,000 से बढ़ गया ना, वो चीज़ है। थर्ड वाले का न्यू इक्विटी इशू है डिक्रीज बिकॉज डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा हमारा, हाँ या ना? बिकॉज 1 लाख डिवाइडेड बाई 275 हो जाएगा वो, तो डिक्रीज। अब ध्यान से नंबर 4 ध्यान सुनिएगा पहले, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है, डिक्लेरेशन। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाता है उधर, जब पेमेंट करेंगे तब हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, पेमेंट होगा तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, बट जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेयर करने का जर्नल एंट्री इज बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व डेबिट टू डिविडेंड पेबल। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जा रहा है और हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ जाता है डिक्लेरेशन में। इट्स नॉट प्रपोज्ड, 3 बातें होती है, एक होता है प्रपोज्ड, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है पेमेंट। डिक्लेयर जब आप कर रहे हैं मतलब आप उसको अपना करंट लायबिलिटी मान ले रहे हैं, उतना रुपया सब रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर दे रहे हैं।
तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट मे बी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट या जनरल डेबिट जो भी, टू डिविडेंड पेबल, पेमेंट जब होगा तब डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो डिक्लेरेशन, लिख लो थोड़ा सा, डिक्लेरेशन फाइनल डिविडेंड declaration of final dividend leads to decrease in the profits up to the extent of decrease in profits up to the extent of the dividend declared full stop. The dividend becomes a current liability for the company. Hence, the shareholders' funds will reduce. The shareholders' funds will reduce, and the current liabilities will increase. तो करंट लायबिलिटीज का रेशियो में कोई मतलब नहीं है, शेयरहोल्डर्स फंड्स बढ़ेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टैग ऑफ चेंज के हेंस द रेशियो विल डिक्रीज। सॉरी इंक्रीज, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा ना, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा ना भाई। पहले 1 लाख था, ऊपर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे 2 लाख माइनस 20,000 तो कितना हो गया, 1 लाख बाई 1,80,000। पहले 1:2 था और अब कितना हो जाएगा 1:1.8। सो द रेशियो विल इंक्रीज। नंबर 5 में क्या फर्क पड़ेगा, नंबर 5 में नो चेंज, शायद समझ में आ गया होगा, अभी जो एक्सप्लेन किए थे। जैसे पेमेंट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज कम होगा, करंट एसेट्स भी कम होगा। तो हमारे रेशियो के ऊपर में डेट इक्विटी रेशियो का नो चेंज। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 में नो चेंज। नंबर 7, नंबर 7 इश्यू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जब इश्यू होता है तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाता है एंड कैपिटल बढ़ जाता है। व्हाट आर बोनस शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके, रिजर्व्स को कम कर दे रहा है, कैपिटल को बढ़ा दे रहा है। बोनस शेयर्स देने का अल्टीमेट इफेक्ट होता है रिजर्व्स डेबिट हो जाता है, कैपिटल क्रेडिट। शेयर होल्डर्स फंड्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो बोनस शेयर्स में नो चेंज। हाँ किसमें, एक और क्वेश्चन लिखो। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1 state giving reasons which of the following will increase, decrease or not change the ratio. Number 1, purchase of fixed asset, purchase of a fixed asset on credit of 2 months. 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 2 month
Number 2, conversion of debentures into equity shares, redemption of preference shares, चलिए निकालिए। सो परचेज फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months, क्या होगा? नो चेंज, बिकॉज लॉन्ग टर्म डेट्स या शेयर होल्डर्स फंड्स किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा अपना। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है, नो चेंज। लॉजिक लिखाने की जरूरत नहीं मेरे को शायद। नेक्स्ट, और कौन सा था? कन्वर्जन डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। ना पहले हमारा 2 लाख 1 लाख का 2:1 है ना, डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। मान लेते हैं 50,000 का, तो ऊपर से क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो जाएगा, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अगर 50,000 का एज्यूम करते हैं तो 1.5 लाख बाई 1.5 लाख, हमारा आंसर क्या हो गया? 1:1, राइट। में क्या होगा? क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख 1 लाख था तो ऊपर तो अनचेंज रहेगा। अब नीचे मान लो आप 50,000 का भी प्रेफरेंस अगर रिडीम कर रहे हैं तो 2 लाख बाई 50,000 कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। सो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। सर रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? कि प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट मतलब कैपिटल कम हो जा रहा है हमारा, तो ऊपर में लॉन्ग टर्म डेट्स, न्यूमरेटर तो सेम रह रहा है, डिनोमिनेटर शेयरहोल्डर्स फंड्स कम हो जा रहा है, नॉट रिजर्व सरप्लस, शेयरहोल्डर्स फंड्स कम हो जा रहा है। ऊपर डेट 2 लाख का 2 लाख रह गया, नीचे जो भी इक्विटी कम हो गया, शेयरहोल्डर्स फंड्स, भले ही आपने 50,000 का, 30,000 का, 20,000 का, 10,000 का जो भी रिडीम किया, तो नीचे डिनोमिनेटर कम हो जा रहा है, तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो, करेंट रेशियो क्या फॉर्मूला सभी को पता है? करेंट रेशियो फॉर्मूला इज करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज, एंड करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड इज व्हाट? करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड इज 2:1। क्लियर? करेंट रेशियो डायरेक्टली हम ऐसा समझ में ही आ रहा है जो अपने इम्प्रूव, डिक्रीज, नो चेंज उसमें आ रहा है, राइट? लिखो, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5:1, ज़्यादा हो तो अच्छा है। 2.5:1, state with reasons which of the following transactions would increase, decrease or not change the ratio? Increase, decrease or not change the ratio? Number 1, payment of bills payable on maturity, payment of bills payable on maturity. Next, number 2, collection from debtors, number 3, purchase of furniture for ₹45,000, उसी में कंटिन्यू, द परचेज ऑफ फर्नीचर for ₹45,000, उसी में कंटिन्यू,
the vendor was paid off by issue of equity shares of rupees 10 each at par. Next, redemption of debentures. Next, purchase of goods and payment by check. Next, purchase of loose tools. Purchase of loose tools for rupees 10,000 by check. Next, bill endorsed to creditors is dishonored. Bill endorsed to creditors is dishonored. Collection of rupees 10,000 from debtors. Collection नहीं नेक्स्ट वाला है ऑब्वियसली नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 10,000 फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000 in full settlement of 12,000. The first one, bills payable का पेमेंट और मैच्योरिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज दोनों CA एंड CL दोनों ही रिड्यूस होगा बाई द सेम अमाउंट. तो पहले अगर 2.5 लाख और 1 लाख था 2.5:1 बोला है. अब बहुत सिंपल मान लेते 50,000 का बिल्स पेबल था अगर पेमेंट हो रहा है तो ऊपर से बैंक बैलेंस 50,000 कम हो जाएगा, नीचे से बिल्स पेबल 50,000 कम हो जाएगा. तो क्या हो गया 2 लाख बाई 50,000 तो क्या हो गया 4:1. सो इंक्रीज हो जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 40,000 क्या होगा? नो चेंज बिकॉज एक करेंट एसेट घटेगा और एक बढ़ेगा. नो चेंज. नेक्स्ट नंबर 3, फर्नीचर परचेज किए 45,000 का और शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया. नो चेंज क्योंकि फिक्स एसेट बढ़ा उधर में शेयर कैपिटल बढ़ गया. नो चेंज. नेक्स्ट क्या था? रिडेम्पशन डिबेंचर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा ना. रिड्यूस. रिडेम्पशन डिबेंचर्स जब हो रहा है तो सर ऊपर से करंट एसेट्स कम हो जाएगा और नीचे करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो रहा है ना, करंट लायबिलिटी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ऊपर में करंट एसेट्स कम हो जा रहा है तो रिड्यूस हो जाएगा. हाँ या ना? बिकॉज बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है ना सर और नीचे तो अनचेंज रह रहा है. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स एंड पेमेंट बाय चेक. नो चेंज बिकॉज स्टॉक बढ़ेगा बैंक बैलेंस घटेगा. नो चेंज. नेक्स्ट वन, लूज टूल्स खरीदा आपने 10,000. लूज टूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स. लूज टूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. वैसे इन्वेंट्रीज में आता है वो बट करेंट एसेट्स में क्विक रेशियो में इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. मतलब क्विक रेशियो में तो सर फॉर्मूला देखो पहले, आप फॉर्मूला देखो ध्यान से. करेंट एसेट्स के भी फॉर्मूला में जब इन्वेंट्री लेते तो लूज टूल्स को नहीं लेते. लूज टूल्स को नहीं लिया जाता है. लूज टूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स. ये बहुत, इसको स्टामक मार लो, बहुत जबरदस्त कन्फ्यूजन चीज़ है सर. फॉर्मूला देखिए ना एक बार निकाल करके. सो लूज टूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स सर. बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा सो रेशियो विल डिक्रीज.
आप फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद में बात कीजिए। आप करंट एसेट्स करंट रेशियो का फॉर्मूला नेक्स्ट। सो समझ में आ गया डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज लूज टूल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ करंट, मेंशन कर लेना अभी तो याद रहेगा, बाद में याद नहीं रहेगा। लूज टूल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, राइट? सो बैंक बैलेंस विल रिड्यूस, सो टोटल करंट एसेट विल रिड्यूस। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स को दिया हुआ बिल डिसऑनर हो गया, यही था ना? क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया हुआ बीआर डिसऑनर हो गया है सर। सी ए बाई सी एल होता है फॉर्मूला सर। क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, ऊपर में डेटर्स भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जब एंडोर्स किया बिल डिसऑनर होता है सर, उसका जर्नल एंट्री नोट किया क्या होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। एंडोर्स किया बिल, भाई लिख लीजिए सर, याद नहीं रहेगा नहीं तो। एंडोर्स किया बिल जब डिसऑनर होता है तो उसका एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो दोनों बढ़ रहा है। अब न्यूमेरिकल में पुट कर लीजिए आप, दोनों में पुट करके देख लीजिए क्या होगा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट वाला डिक्रीज हो जाएगा सर, क्योंकि करंट एसेट्स मतलब डेटर्स कम हो रहा है कितना से? 12,000 से। और बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितना? 10,000 से। तो नेट करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा ना, बिकॉज डेटर्स कम हो रहा है 12,000, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 10, तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स तो कम हो रहा है ना सर। तो लास्ट वाला में क्या हो जाएगा? डिक्रीज, राइट? सो हैव मोर प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास देन।